देवभूमि उत्तराखंड की प्रकृति प्रशंसा की मोहताज नहीं है। कोने कोने में प्रकृति ने सौंदर्य की जो छटा बिखेरी है वो अतुलनीय है। हरे भरे घने वनों का दृश्य हो या फ्लोरा फौना का नजारा, यहाँ की मनमोहक घाटियाँ हो या अचंभित कर देने वाले ग्लेशियर, आसमान छूते ऊंचे ऊंचे पर्वत हों या साहसिक पर्यटन, कदम कदम पर कुदरत ने मन मोह लेने वाले अद्भुत नज़ारे बिखेर कर रख दिए हैं। तभी तो इस अद्भुत प्रकृति की गोद में कुछ पल बिताने की लालसा लिए हर वर्ष लाखों पर्यटक यहाँ पहुँचते हैं। अपने शैशव से किशोरावस्था की तरफ कदम बढ़ा रहे उत्तराखंड का पर्यटन विकास के पथ पर तीव्रता से अग्रसर है। इस देवभूमि पर प्रकृति ने खूबसूरती का खजाना ही लुटा दिया है। कुदरत के इस खजाने का एक नायाब मोती है मुनस्यारी। भारत तिब्बत व्यापार के गवाह इस छोटे से प्राकृतिक स्थल के पास आज भी उस वैभवशाली समय की स्मृतियां शेष हैं। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद अचानक बंद हुए व्यापार से बिखरे टूटे यहाँ के नागरिकों ने जिस शिद्दत से स्वयं को संभाला वो काबिले तारीफ है। कुमाऊं क्षेत्र के पिथौरागढ़ जिले का ये छोटा सा पर्यटन स्थल आज न केवल पर्यटन के क्षेत्र में अग्रणी है, बल्कि अपनी प्राचीन संस्कृति को भी सुरक्षित रखे है। 1962 में जब तिब्बत व्यापार बंद हुआ, उसके बाद इस क्षेत्र के लोगों की रोजी रोटी की बहुत बड़ी समस्या हो गई, उनके सामने बड़ी विकट स्थिति आ गई थी। उसके बाद 1967 में आरक्षण दिया गया गवर्नमेंट की ओर से, तो उससे लोगों को, हमारी जो नई पीढ़ी है उनको शिक्षा और रोज़गार के क्षेत्र में बड़ा अच्छा अवसर मिला। लेकिन लोग, पढ़े लिखे लोग, नौकरी करने वाले क्षेत्र से बाहर चले गए। जो लोग यहाँ पर हैं उनके लिए जीविकोपार्जन का कोई साधन नहीं है। तो जब से यहाँ पर 1970 से गाड़ी आई, तब से कुछ बाहर के लोग भी आने लगे और यहाँ की जो प्राकृतिक छटा है उसको देख करके लोग काफ़ी प्रभावित हुए। फिर धीरे धीरे यहाँ पर ऐसे पर्यटकों की संख्या बढ़ने लगी और स्थानीय स्तर से या कुछ बाहर वालों की ओर से यहाँ पर होटल, लॉज बनने शुरू हो गए। तो इधर 1980 के पश्चात पर्यटकों की संख्या बहुत बढ़ गई है। यहाँ का अप्रतिम सौंदर्य और प्राचीन संस्कृति अद्भुत तो है ही, पर ग्रामीणों की इसे संजोए रखने की प्रतिबद्धता प्रशंसनीय है। अपने पर्यावरण और संस्कृति के संरक्षण के प्रयास में जुटे ये हाथ कभी नहीं थकते। हाँ, इतना अवश्य है कि इन्होंने समय की मांग के अनुसार अपने उत्पादों के डिजाइन बदले हैं, पर गुणवत्ता नहीं। अंगोरा और पश्मीना ऊन से बनी इन टोपियों और शॉलों में सदियों पुराना गर्म एहसास आज भी कायम है। रेशम की तरह मुलायम इन उत्पादों की निर्माण प्रक्रिया काफी जटिल है। ऊन की कताई, छटाई, निराई, बुनाई, न जाने कितने महीन काम ये महिलाएं हंसते गाते पूरा कर लेती हैं। इनकी महीन कारीगरी उत्पादों की सुंदरता में चार चांद लगा देती है।
ये मुनस्यारी का दरकोट गांव है। अपनी प्राचीन जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध इस गांव के लोग काफी जागरूक हैं। सन 1962 से पहले मुनस्यारी के तिब्बत के साथ घनिष्ठ व्यापारिक रिश्ते थे। भारत तिब्बत जाने के लिए बनाया गया ये रास्ता आज भी भारत तिब्बत संबंधों की मधुर गाथा कहता हुआ सा प्रतीत होता है। सन 1962 में जब भारत चीन युद्ध हुआ तो यहाँ लोगों की तो रोजी ही छिन गई, पर इन कर्मठ ग्रामीणों ने हिम्मत नहीं हारी और ये लगातार अपने उत्पाद भारत के अनेक हिस्सों में बेचते रहे। ये लोग व्यापार के लिए कोलकाता तक पहुंचते थे। भेड़ के मांस से बनी ये मालाएं यहाँ के लोगों के लिए पोषक आहार हैं। प्राचीन समय में व्यापारियों के लिए ये सूखा मांस जीवनदायी हुआ करता था। उस समय यातायात के साधन तो थे नहीं और लोगों को पैदल ही हजारों मील की यात्रा करनी पड़ती थी। दुर्गम रास्तों और कड़ाके की सर्दी में ये परंपरागत डिश इनके लिए उत्तम आहार साबित होती थी। ये जो है यहाँ की पहाड़ का जो भेड़ होता है उसको हम गर्मियों में मतलब जाड़े के सीज़न आने से पहले अक्टूबर नवंबर में इसको बकरा काटते हैं, फिर उसको सुखाते हैं और सुखाने के बाद जब हमारे यहाँ पहाड़ों में बर्फ़ पड़ जाती है तो बर्फ़ पड़ने पर राशन पानी जो है खाने को नहीं मिल पाता है, तो हम इसमें से 2-2, 4-4 पीस मीट को उठाया और गोभी में मिक्स किया या आलू के टुकड़े में मिक्स किया या मूली में मिक्स किया तो इसको भी बना करके खाते हैं। और इससे गर्मी भी होती है। और हमारे यहाँ की जो है पारंपरिक भोजन है, जब हमारा वहाँ तिब्बत व्यापार चलता था तो तिब्बत में भी हमारे यहाँ के लोग सूखा मीट और सत्तू एक प्रकार का भुना हुआ गेहूं का आटा होता है, क्योंकि तिब्बत में तो चावल गेहूं होता ही नहीं है, तो यहाँ से ये सूखा मीट और जिया नमकीन चाय वो उसके साथ खाते थे। और वही परंपरा हम लोगों ने भी बना रखा है, हम भी खाते हैं। देश विदेश से आने वाले पर्यटकों के लिए पांगती जी का ये निजी संग्रहालय विशेष आकर्षण का केंद्र रहता है। विगत 8-10 वर्ष से मैंने अपने स्थानीय स्तर पर जो ये ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम की स्थापना की है, तो बहुत से पर्यटक इस म्यूजियम को देखने आते हैं और यहाँ के आर्थिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामाजिक जीवन के संबंध में उनको बहुत सी जानकारी मिलती है। दरकोट गांव की भोटिया जनजाति के रहन सहन की कहानी कहता ये संग्रहालय अपने आप में एक आश्चर्य है। भोटिया जनजाति के लोगों को शोका भी कहा जाता है। पांगती जी भोटिया लोगों के प्रेरणा स्रोत तो हैं ही, साथ ही ये मुनस्यारी की शान भी हैं। डॉक्टरेट की उपाधि हासिल करने वाले पांगती जी मुनस्यारी के पहले व्यक्ति हैं। इन्होंने मुनस्यारी और भोटिया जाति के जनजीवन पर अनेक पुस्तकें लिखी हैं। ये संग्रहालय इन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। यहाँ पर इन्होंने प्राचीन काल की ऐसी दुर्लभ वस्तुओं का संग्रह किया है जो उस समय की कारीगरी का विशिष्ट नमूना है।
और ये जो सामान है ये घोड़े का सामान है। जब 1962 से पहले यहाँ के लोग तिब्बत जाते थे तो ये राइडिंग हॉर्स का है, इसमें व्यापारी रख करके सामान ले जाते थे। ये सब उसी तरह के व्यापारिक सामान है। ये मनी बैग है, ये सब बैग हैं। और ये वाला जो बैग है इसमें ये सब चमड़े का बैग है, इसमें सामान भर करके व्यापारी तिब्बत ले जाते थे। बेकार चीजों को दोबारा इस्तेमाल की खूबी इन लोगों में कूट कूट कर भरी थी। बकरे की खाल से बना ये बैग बेहद मजबूत होता है। ये इतना मजबूत होता है कि इसका इस्तेमाल सालों तक कर सकते थे। सालों बाद जब ये फटने लगता था तो लोग इसे फेंकते नहीं थे, बल्कि इससे जूते बनाए जाते थे। ये जूते बर्फ पर पैदल चलने के लिए बेहद सुविधाजनक रहते थे। इस तरह फटी चीजों के सदुपयोग की इनकी कला सचमुच प्रशंसनीय है। इन लोगों की खासियत रही है कि इन्होंने बड़े ही वैज्ञानिक तरीके से उपलब्ध साधनों का इस्तेमाल किया। एक एक वस्तु विशिष्ट कारीगरी का नमूना है। भेड़ की खाल से बनी ये थैली हो या कताई के लिए बनाया गया ये चरखा, हर चीज बड़ी निपुणता से तैयार की गई है। तो आज से कम 200 साल पहले जब ये सारे बर्तन ऐसी चीज़ें नहीं थी, अधिकतर लकड़ी का होता था, तो उसमें एक तो गिलास के संबंध में लोगों को कोई जानकारी नहीं थी। कटोरे भी बहुत बड़े बड़े होते थे। तो उस समय बियर पीने के लिए ये होता था। ये बर्तन जो आप ये देख रहे हैं ये बियर पीने का, ये लकड़ी की बनी हुई है, ये बियर पीने का होता था। इसमें बियर निकाल करके मैंने पी लिया, या कहीं पर फंक्शन हो रहा है, लोग मस्त होके नाच रहे हैं, गा रहे हैं, तो वहाँ के लोग जो है सर्व करने वाला हर एक के मुंह में एक एक घूंट डालता रहेगा, वो लोग नाचते रहेंगे। इस गांव के लोगों ने आज भी बड़ी आसानी से अपनी प्राचीन संस्कृति को जीवित रखा है। विश्व भर से पर्यटक जब मुनस्यारी आते हैं तो ये गांव उनके लिए कौतूहल का विषय होता है। हर कोई इन लोगों की संस्कृति, रहन सहन और जीवन शैली देखकर प्रभावित होता है। इनके हाथों का हुनर, चेहरों की रौनक और व्यवहार में सादगी सब कुछ चुंबकीय है। धार्मिक आस्था और मुनस्यारी की खुशहाली का प्रहरी नंदा देवी मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। मुनस्यारी के लोगों में नंदा देवी के प्रति विशेष आस्था है। कष्टों को हरने वाली नंदा देवी का ये मंदिर बहुत ही रमणीक स्थल पर स्थित है। चारों ओर विशाल पर्वतों के आंचल में बसे छोटे छोटे गांव, सीढ़ीनुमा खेत और बड़े बड़े बुग्याल का अद्भुत नजारा यहाँ से दिखाई देता है। मुनस्यारी को पर्यटन स्थल के रूप में पहचान अभी हाल ही में मिली, जब कुछ साहसिक पर्यटन प्रेमियों ने यहाँ का रुख किया। यहाँ पर जो पर्यटक स्टार्ट हुआ 1994 से स्टार्ट हुआ। 1994 में इसको स्टार्ट किया मार्गरेट क्लार्क न्यूजीलैंड के ग्रुप ने स्टार्ट किया। उसके बाद कलकत्ता से चलो जाई और रॉन्ग रूट चैनल ने इसको हाईलाइट किया। हाईलाइट करने के बाद इसको जो है 94 से तो एक आध चलता था, फिर 96 के बंगाली टूरिस्ट का आना स्टार्ट हुआ। बंगाली टूरिस्ट को लाने में सबसे बड़ा श्रेय जाता है रॉन्ग रूट चैनल को, चलो जाई को और मोचक रेस्टोरेंट कलकत्ता वाले को। फिर 1999 से कुंडू और अच्छे रिनाउंस कंपनियां यहाँ आने लगी, और फॉरनर का भी जैसे डिस्कवरी जर्नी, ये लोग बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ट्रैकिंग के लिए आने लगे, स्टार्ट करी। यहाँ ट्रैकिंग, पैराग्लाइडिंग और रिवर राफ्टिंग के लिए उपयुक्त स्थान हैं। मिलन ग्लेशियर तक ट्रैकिंग की जाती है और यहीं से निकलने वाली गौरी गंगा का बहाव रिवर राफ्टिंग के लिए बिल्कुल सही है।
एक दूसरे से सटे ऊंचे ऊंचे पर्वतों के मिलन से बनी गहरी खाइयां साहसिक पर्यटकों में रोमांच भर देती हैं। मुनस्यारी के लिए बना ये मोटर मार्ग भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। बड़े बड़े अंधे मोड़ों से ऊपर जाते वाहन हृदय में भययुक्त रोमांच पैदा करते हैं, पर जब वे मुनस्यारी पहुंचते हैं तो यही भययुक्त रोमांच आनंद की अनुभूति प्रदान करता है। मुनस्यारी एक ऐसा पर्यटन स्थल है जो अभी अपनी शैशवावस्था में है, पर पर्यावरण सुरक्षा में ये काफी प्रौढ़ हो चुका है। पर्यावरण की सुरक्षा के लिए स्थानीय लोगों के प्रयास देखकर तो बड़े बड़े पर्यावरणविदों की भी आंखें चौंधिया जाएं। इस पुनीत कार्य में यहाँ की वन पंचायतों के प्रयास विशेष सराहनीय हैं। इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के प्रति इनका दृढ़ संकल्प देखते ही बनता है। पर्यावरण को सुरक्षित रखते हुए पर्यावरण से ही आय प्राप्त करने का हुनर कोई इनसे सीखे। कुमाऊं में अनेक वन पंचायतें हैं जो पर्यावरण की सुरक्षा के लिए अपना योगदान दे रही हैं। सरमोली जाति वन पंचायत एक ऐसी ही संस्था है। ये संस्था पर्यावरण की सुरक्षा के साथ गांव के लोगों को आय अर्जित करने में अहम भूमिका निभा रही है। वर्ष 2004 में इस वन पंचायत ने एक कार्यक्रम शुरू किया, होम स्टे। इसके तहत गांव के लोग पर्यटकों को अपने घरों में मेहमानों की तरह ठहराते हैं। गांववासी इन पर्यटकों की स्थानीय परंपरा के अनुसार आवभगत करते हैं। हमारे वन पंचायत ने यह तय किया कि हम लोग क्यों नहीं ऐसा कुछ आजीविका ढूंढते जैसे कि पर्यटन, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसका आर्थिक फ़ायदा भी हो, साथ साथ वन पंचायत बच भी जाए, उसका संरक्षण भी हो जाए। तो उसी के तहत हमने एक समुदाय आधारित इको पर्यटन कार्यक्रम का शुरुआत किया 2004 में। और इसमें हम लोग वन पंचायत से जुड़ के हम लोगों ने होम स्टे कार्यक्रम शुरू किया। और हमारे सब साथी, हम लोग जब शुरू किए थे केवल 13 परिवार थे, क्योंकि गांव के लिए एक नया कॉन्सेप्ट था कि अगर पर्यटक आते हैं हमारे घर में एक कमरा हम उसको खाली करके या अपने मेहमानों को वहाँ बैठाएं, घर में ही जो हम खा रहे हैं लोकल खाना वही उनको खिलाएं। एक तरह से एक सांस्कृतिक एक्सचेंज भी हो जा रहा था, क्योंकि लोग हमारे घर आ रहे हैं, हमारा रहन सहन, हमारा कल्चर, हमारे घर की बनावट, हमारा ऊन का कारोबार, वो सब समझ पाएं। बस इनका पर्यटकों से यही आग्रह होता है कि वे उनके साथ प्रेम भाव से रहें और उनकी संस्कृति से सामंजस्य बिठाने का प्रयास करें। यहाँ एक प्राकृतिक सौंदर्य है, यहाँ की जनता में एक सरलता है। सहज रूप से हम लोगों को अपने बीच में वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं। इसीलिए हमारा ये उम्मीद है पर्यटक से कि जब वो आए तो वो यहाँ की संस्कृति को समझें, उसको, उसकी गहराई को पहचानें, अपने साथ अपना एक समझदारी लाएं कि ये पर्यावरण और जो हमारे यहाँ पारिस्थितिकी है संवेदनशील है। तो उस हिसाब से वो यहाँ रहें, यहाँ यादें लेकर जाएं, यादें ऐसी ना छोड़ के जाएं जिससे कि हमारा पर्यावरण प्रदूषित हो, या हम आगे के दिन और लोगों को यहाँ पर बिठाने में हमारे मुनस्यारी की शान ही ख़त्म हो जाए, पेड़ ख़त्म हो जाए, पानी ख़त्म हो जाए, कूड़ा भर जाए। हम चाहते हैं कि हमारा सहयोग हमारे पर्यटक मित्र दें। बहुत ही किफ़ायती ये होम स्टे पर्यटकों के लिए एक रोमांचक अनुभव है। विशेष रूप से विदेशी पर्यटकों के लिए तो ये नया अनुभव होता है।
भिन्न संस्कृति, नया खान पान, नई परंपरा विदेशी पर्यटकों को खूब भाते हैं। विदेशी पर्यटकों के साथ बातचीत की समस्या दूर करने के लिए इस संस्था ने स्थानीय लोगों को अंग्रेजी का साधारण ज्ञान तो करवाया ही है, पर वो चाहते हैं कि विदेशी पर्यटक उनकी भाषा के भी कुछ शब्द सीख कर जाएं। इसे वे संस्कृति के आदान प्रदान की संज्ञा देते हैं। 6 वर्ष पहले आरंभ किए गए इस कार्यक्रम ने अब गति पकड़ ली है। पहले इस कार्यक्रम में केवल 13 परिवार शामिल थे, पर अब 25 परिवार इस कार्यक्रम से जुड़ चुके हैं। इस कार्यक्रम से जुड़े कुछ लोगों ने मेहमानों के लिए अलग से कमरे बनवाए हैं, पर कुछ लोगों ने अपने घरों में ही एक कमरा खाली कर दिया। इन्होंने इन कमरों को मेहमानों के लिए सुविधाजनक बनाने का प्रयास किया है। इन कमरों की खास बात ये है कि ये बिल्कुल परंपरागत शैली में बने हैं। घरों के बाहर बहती जलधारा, लकड़ी के चूल्हे में पका भोजन, भाषा के अवरोध के बावजूद एक दूसरे की संस्कृति को समझाने का प्रयास कितना प्यारा सा लगता है। यहाँ के बहुत से लोगों ने तो विदेशी गाने भी सीख लिए हैं। ये संस्था अपनी आय का 7% हिस्सा पर्यावरण की सुरक्षा के लिए खर्च करती है, जो इनकी सकारात्मक सोच का ही सूचक है। पर्यटकों के लिए गाइड का काम तो ये लोग करते ही हैं, साथ ही उनसे पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ ना करने का विनम्र आग्रह भी करते हैं। यहाँ पर वन औषधीय अनुसंधान केंद्र है, जहाँ औषधीय पौधों की नर्सरी उगाई जाती है। ये औषधीय पौधा फुनेर है। इसका वैज्ञानिक नाम टेक्सस बकाटा है। एक बड़े भूभाग पर ये नर्सरी तैयार की जा रही है। इन पौधों का बाद में रोपण किया जाएगा। इन पेड़ों के फल, छाल और पत्तों का प्रयोग असाध्य रोगों, खासकर ब्रेस्ट कैंसर के इलाज के लिए तैयार किए जाने वाली दवाइयों में किया जाता है। यह पेड़ 3000 फीट से ऊपर की ऊंचाई पर उगाया जाता है। यहाँ बेतुली धार में सनसेट पॉइंट है, जहाँ से सूरज के डूबने का नजारा दर्शनीय है। यहाँ पर पास ही बड़े क्षेत्र में बिखरी ढलानें हैं, जो स्कीइंग के लिए प्रसिद्ध हैं। छोटे छोटे भूभाग, जिन्हें यहाँ बुग्याल कहा जाता है, पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र होते हैं। इसमें दो राय नहीं है कि मुनस्यारी एक बहुत ही सौम्य और आकर्षक पर्यटन स्थल है। यहाँ की विविधता और ग्रामीणों की जागरूकता इसे और भी विशिष्ट बना देती है। साहसिक पर्यटन हो या सुकून प्रदान करते प्राकृतिक नज़ारे, हर तरफ मनमोहक छटा बिखरी नजर आती है। पर्यटन प्रेमी अपने भ्रमण में यही विविधता चाहते हैं। उनके लिए तो मुनस्यारी आदर्श स्थल है, एक ऐसी यात्रा जो मन के किसी कोने में याद बनकर समा जाए और पल पल आपको गुदगुदाती रहे। एक ऐसी याद जिसके आते ही आपके चेहरे पर चंचल सी मुस्कान बिखर जाए।